नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं ल्यू सिशन की जबरदस्त किताब डेथ्स एंड यानी मृत्यु का अंत में। जी हाँ। ये रिमेम्बरेंस ऑफ अर्थ्स पास्ट ट्रिलॉजी की आखिरी कड़ी है। बिल्कुल। हमारे पास जाहिर है इस किताब की कहानी और इसके जो मुख्य विचार हैं उनका सार है। तो आज का हमारा मिशन है, हम कोशिश करेंगे कि इस बहुत बड़ी जटिल कहानी के सबसे अहम पहलुओं को समझें। हाँ, और जो हैरान करने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी। बिल्कुल। और इसका अंजाम क्या होता है। ये कहानी तो मतलब सदियों और ग्रहों तक फैली हुई है, जिसमें फिजिक्स, समय, स्पेस, अस्तित्व सब पर बड़े चौंकाने वाले मोड़ हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं जरा। हाँ, और ये सिर्फ एक अंत नहीं है कहानी का, बल्कि ये किताब जो है वो डार्क फॉरेस्ट जैसे विचारों को एक बिल्कुल चरम, एक कॉस्मिक लेवल पर ले जाती है। अच्छा। ये दिखाती है कि सभ्यताएं मतलब सिविलाइजेशंस अपने अस्तित्व के लिए, जिंदा रहने के लिए किस हद तक संघर्ष करती हैं, और अक्सर उन तरीकों से जो खुद ब्रह्मांड को ही बदल डालते हैं। बाप रे, ये सचमुच एक असाधारण कहानी है, सोचने पे मजबूर करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है लोग जी के बनाए डार्क फॉरेस्ट डिटरेंस से। उससे एक अजीब सी शांति कायम है ना। हाँ, एक नाजुक सी शांति। हाँ, बहुत नाजुक। वो स्वॉर्ड होल्डर है, मतलब उनके पास वो बटन है जिससे ट्राइसोलरिस का विनाश हो सकता है। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है चेंगशिन की। चेंगशिन, हाँ। एक एरोस्पेस इंजीनियर जिन्हें भविष्य से मतलब क्रायोस्लीप से जगाकर नया स्वॉर्ड होल्डर चुना जाता है, और यहीं से चीजें बदलने लगती हैं। सही, बिल्कुल। और यही कहानी का एक बहुत बहुत अहम मोड़ है। क्योंकि ट्राइसोलरेंस को ये लगता है, या अब शायद वो आकलन करते हैं कि चेंगशिन शायद अपनी मानवीय संवेदनाओं, अपनी नैतिकता के कारण वो जवाबी हमले का बटन कभी नहीं दबा पाएंगी। मतलब वो उसे कमजोरी की तरह देखते हैं। हाँ, एक तरह से। और ये सोच मनी कितना अजीब है कि एक व्यक्ति का स्वभाव है ना, उसकी नैतिकता, उसका चरित्र कैसे पूरे ग्रह के भाग्य का फैसला कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उनका अंदाजा वो सही निकलता है। बिल्कुल। जैसे ही सत्ता बदलती है, स्वॉर्ड होल्डर बदलता है, ट्राइसोलरेंस लगभग तुरंत हमला कर देते हैं। फौरन, कोई चेतावनी नहीं, लगभग फौरन वो पृथ्वी के स्पेस डिफेंस को तबाह करने के लिए रिलेटिविस्टिक प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो लगभग प्रकाश की गति से चलती हैं। बाप रे, उन्हें रोका भी नहीं जा सकता होगा फिर तो। बहुत मुश्किल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने पहले से ही वो जो सोफोन्स भेजे थे। हाँ, वो सुपर कंप्यूटर अति सूक्ष्म। जी, उनके जरिए पृथ्वी की जो बेसिक साइंस की तरक्की थी उसे पहले ही रोक रखा था। तो डिफेंस वैसे भी कमजोर था। मतलब पूरी तैयारी के साथ हमला किया उन्होंने। बिल्कुल। इसके बाद पृथ्वी पर जाहिर है भारी तबाही मचती है, इंसानियत लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती है। तो कुछ लोग बचते हैं, कहाँ जाते हैं वो? हाँ, कुछ बचते हैं। कुछ बचे खुचे इंसान या तो जमीन के नीचे बने शहरों में छिप जाते हैं, या फिर कुछ बड़े स्पेसशिप्स जैसे ब्लू स्पेस और ग्रेविटी, उनमें बैठकर सुदूर अंतरिक्ष में भाग जाते हैं। अंधेरे में एक तरह से। हाँ, बचने की उम्मीद में। और इसी भयानक उथल-पुथल और हताशा के बीच आखिरकार ट्राइसोलरिस के जो ग्रह हैं, उनके निर्देशांक, उनके कोऑर्डिनेट्स पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये किसने किया? ये एक कह सकते हैं मानवता का आखिरी हताश दाव था। ब्लू स्पेसशिप से ये किया जाता है, लुओ जी की सहमति से। उम्मीद ये थी कि डार्क फॉरेस्ट की कोई और ताकत इसे देखे और ट्राइसोलरिस को खत्म कर दे। डार्क फॉरेस्ट सिद्धांत? तो ये काम कर गया? हाँ, ये काम कर गया। और जैसा कि सिद्धांत कहता है, अंजाम तुरंत आता है। कोई अनजान बहुत शक्तिशाली सभ्यता इन निर्देशांकों पर प्रतिक्रिया करती है। हाँ? और ट्राइसोलरिस की सूरज को नष्ट कर देती है, फोटोइड स्ट्राइक से, एक तरह के प्रकाश कण हथियार से। पूरा सोलर सिस्टम ही खत्म? हाँ, उनका सूरज ही खत्म। तो एक खतरा, ट्राइसोलरन खतरा तो टल गया, लेकिन इसने मानवता को और भी बड़े डर में डाल दिया। क्यों? खतरा तो टल गया था। क्योंकि अब वो ब्रह्मांड के सामने पूरी तरह से बेपर्दा थे। उन्होंने अपनी लोकेशन बता दी थी एक तरह से। अब उन्हें डर था कि अगला निशाना वो खुद हो सकते हैं। ओहो, हाँ, ये तो है। एक दुश्मन गया तो 100 नए आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ट्राइसोलरिस का विनाश एक राहत थी, पर क्षणिक। इसने मानवता को और भी गहरे अस्तित्वगत डर में डाल दिया। तो फिर क्या किया उन्होंने? छिपने की कोशिश की? हाँ, इसी हताशा भरे माहौल में ब्लैक डोमेन का विचार सामने आया। ये स्पेस का एक ऐसा क्षेत्र, एक बबल बनाने की कोशिश थी, जहां भौतिकी के नियम बदलकर प्रकाश की गति को कम कर दिया जाए। प्रकाश की गति को कम करना, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है।
मतलब स्पेस टाइम को ही इस तरह मोड़ देना कि उसके अंदर लाइट की स्पीड कम हो जाए, ताकि बाहरी सभ्यताओं के लिए उन्हें ढूंढना और उन तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाए। जैसे अपने चारों ओर एक अदृश्य कंबल ओढ़ लेना। हाँ, एक तरह का ब्रह्मांडीय कंबल। ये अस्तित्व बचाने की एक चरम, लगभग जादुई कोशिश थी। और इसी बीच एक और भयानक चीज का पता चलता है, रिड्यूस्ड डायमेंशन स्ट्राइक। आयाम कम करने वाला हमला। ये क्या चीज है? सुनने में ही भयानक लग रहा है। ये सिर्फ विनाश नहीं है, ये तो जैसे वास्तविकता को ही सिकोड़ देना है, समेट देना है। मतलब? हाँ, इसे ब्रह्मांड का परम हथियार माना जाता है। ये त्रिआयामी स्पेस यानी 3D दुनिया जिसमें हम रहते हैं, उसे द्विआयामी यानी 2D में बदल देता है। 2D में, जैसे कागज पर तस्वीर। बिल्कुल, प्रभावी रूप से सब कुछ, हर ग्रह, हर इंसान, हर चीज चपटी होकर नष्ट हो जाती है। सोचिए इसका अस्तित्वगत खौफ। ये तो कल्पना से भी परे है। हाँ, और इस हमले के सामने सोफोन जैसी उन्नत तकनीक भी पूरी तरह बेकार हो जाती है, क्योंकि ये हमला तो भौतिकी के, फिजिक्स के मूल नियमों को ही बदल देता है। तो क्या मानवता पर भी ऐसा हमला होता है? हाँ, अंततः सौरमंडल पर भी एक अज्ञात ताकत द्वारा 2 डायमेंशनल स्ट्राइक कर दी जाती है। ये मानवता के लिए एक और बड़ा झटका होता है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती? नहीं, कहानी फिर सदियों आगे छलांग लगाती है। चेंगशिन और उनके साथ एक वैज्ञानिक गुआन यिफान, हाँ, वो कर्वेचर प्रोपल्शन यानी स्पेस को मोड़कर लाइट स्पीड से यात्रा करने वाली तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत दूर भविष्य में पहुंचते हैं। कैसा है वो भविष्य? वो एक मरते हुए ब्रह्मांड को देखते हैं। तारे बुझ रहे हैं, गैलेक्सियां दूर जा रही हैं और सभ्यताएं एक दूसरे को इन्हीं डायमेंशनल हमलों से नष्ट कर रही हैं। ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा पड़कर अपनी सारी ऊर्जा खो रहा है। एंट्रोपी। हाँ, एंट्रोपी, ब्रह्मांड का हीट डेथ। उन्हें वहां यूनिवर्सल सिविलाइजेशन या शायद जो उनसे पहले आए थे उनके कुछ अवशेष भी मिलते हैं, खंडहर। और वो यूथियानमिंग का क्या हुआ, जिन्हें कहानी की शुरुआत में ट्राइसोलरेंस के पास भेजा गया था? हाँ, यूथियानमिंग, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। उनका रोल बहुत अहम है। उन्होंने ट्राइसोलरेंस की कैद में रहते हुए परियों की कहानियों के भेष में, परियों की कहानियों में, हाँ, 3 परियों की कहानियां सुनाई, जिनमें मानवता के लिए बचने के तरीके और चेतावनियां छिपी थी, बहुत चालाकी से। क्या चेतावनियां? जैसे ब्लैक डोमेन बनाने का आइडिया, प्रकाश गति की सीमाएं, और सबसे जरूरी ये कि उच्च आयामी स्पेस अस्थिर हैं और ढह सकते हैं, जिससे डायमेंशनल स्ट्राइक होती है। ये सब उन कहानियों में छुपा था। निगरानी से बचने का क्या गजब का तरीका था। कमाल है। तो अंत में क्या होता है चेंगशिन और गुआन यिफान का मरते हुए ब्रह्मांड में? अंत में वो और कुछ अन्य बची हुई सभ्यताएं ये निर्णय लेते हैं कि ब्रह्मांड को शायद रीसेट होने का मौका देना चाहिए। लेकिन चेंगशिन और गुआन यिफान वो एक पॉकेट यूनिवर्स में शरण लेते हैं। पॉकेट यूनिवर्स, ये क्या है? ये एक छोटी सी अलग थलग ब्रह्मांडीय जेब है, जिसे यू तियामिंग ने ही चेंगशिन के लिए बनाया था। इसमें समय और भौतिकी के नियम स्थिर रहते हैं, मुख्य ब्रह्मांड की एंट्रोपी और विनाश से पूरी तरह अलग। एक छोटा सा सुरक्षित आश्रय। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये किताब, ये पूरी ट्रिलोजी असल में कई बहुत गहरे मुद्दे उठाती है। जैसे डार्क फॉरेस्ट का सिद्धांत और उसकी जो भयावह वास्तविकता है वो। हाँ। आयामों का युद्ध, जो कि युद्ध की कल्पना को ही बदल देता है। हाँ। समय का खिंचाव, रिलेटिविटी, एंट्रोपी यानी ब्रह्मांड का अंतिम क्षय, और ब्रह्मांडीय समाजशास्त्र कि अलग अलग सभ्यताएं कैसे इंटरैक्ट करती हैं या नहीं करती, और फिर वो दर्शन का सवाल, आदर्शवाद बनाम कठोर वास्तविकता, आशा बनाम नियतिवाद। तो आखिर में ये कहानी हमें कहाँ लाकर छोड़ती है, इसका क्या मतलब निकाले हम? देखिए, ये कहानी हमें ब्रह्मांड के विशाल, उदासीन और अक्सर बेरहम नियमों की एक झलक दिखाती है। ये शायद सिर्फ मानवता के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि शायद पूरे ब्रह्मांड के एक चरण के अंत की कहानी है, या शायद उसके एक नए अलग रूप में जाने की शुरुआत। कहना मुश्किल है। और ये हमें एक बहुत बहुत अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है ना? हाँ, बिल्कुल, कि क्या सभ्यताएं, क्या हम सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की इस अंधी दौड़ में अनिवार्य रूप से उसी ब्रह्मांड को अस्थिर और नष्ट कर देते हैं जिसने हमें जन्म दिया? क्या हम अकुही अब्र खोद रहे हैं स्पेस के लेवल पर? एक तरह से हाँ। और फिर ये सवाल उठता है कि क्या असली शांति, सच्ची स्थिरता केवल मुख्यधारा के ब्रह्मांड से कटकर एक छोटी सी अलग थलग जेब में ही मुमकिन है? क्या आइसोलेशन ही अंतिम समाधान है?
इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। एक शानदार लेकिन डरावनी तस्वीर ब्रह्मांड की। बिल्कुल, ल्यूसिशन ने सच में हमें सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है एस्ट्रोलॉजी में।